जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। तो अभी हम लोगों ने कल ही स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग वर्णमाला को अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे कि वर्णमाला कितने होते हैं 52, स्वर कितने होते हैं 11, व्यंजन कितने हैं 83। संयुक्ताक्षर व्यंजन में जो आते हैं वो कौन से होते हैं, उसमें व्यंजन कौन होते हैं, अंतस्थ कौन होते हैं, इन सबको अच्छे से हम लोग समझ लिए थे और सबका उच्चारण स्थान भी क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। तो अब हम लोग के लिए आज का टॉपिक जो रहेगा संधि, और ये हम लोग के सिलेबस का भी पार्ट रियल में यही है। तो आज इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग संधि को ही समझें कि संधि कहते किसको है। तो संधि हम लोग उसको कहते हैं जब दो निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है या फिर दो वर्णों का आपस में जब मेल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक, तो दो वर्णों का मेल को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। बीच में थोड़ा सा लाइट का अप डाउन हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे वीडियो ब्लैंक किया होगा, तो उसको ध्यान नहीं देना है, आगे क्लास को पे ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ पता चला कि संधि हम किसको कहेंगे, जहाँ पे दो वर्णों का मेल होगा। अब दो वर्णों का मेल कैसे हो सकता है, तो उसी से हम लोग का संधि का प्रकार भी क्या होता है, निकल जाता है। क्योंकि वर्ण माला में हम लोग देखे थे तो वर्ण कितने तरीके का हमको दिखे थे, एक दिखा था हमको स्वर, एक दिखा था व्यंजन और एक दिखा था हमको विसर्ग। और यहाँ पे क्या कर रहा है परिभाषा में ही कि वर्णों के मेल को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो इसका मतलब है कि संधि भी कितने तरीके का होंगे, 3 तरीके का। और ये इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में सीधे सिर्फ यही पूछ लेता है आपसे कि संधि किसे कहते हैं। ऑप्शन में दे देगा आपको वर्णों के योग को, शब्दों के योग को, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना के दे देगा और उसमें से आपको एक चूज करना होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे सीधे बस यही पूछ लेता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो वहाँ पे आपको क्लियर रखना है कि वर्ण हम लोग 3 प्रकार के पढ़े थे, तो यहाँ पे संधि भी कितने तरीके का होगा, 3 तरीके का। पहला होगा कौन सा, स्वर संधि, फिर होगा व्यंजन संधि, उसके बाद होगा कौन सा, विसर्ग संधि। अब यहाँ पे जब स्वर संधि की अगर हम बात करें कि स्वर संधि क्या होगा, तो स्वर नाम से ही पहले ही स्वर में हम लोग क्या पढ़े थे, यही पढ़े थे आ ई उ। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर जब स्वर संधि की बात करें तो इसमें क्या होगा, स्वर का स्वर से मेल, समझ में, क्योंकि इसमें और क्या हो सकता है, यही होगा ना कि अगर स्वर संधि की जब बात करेंगे तो यहाँ पे स्वर का आपस में स्वर का ही मेल होगा। जैसे अ का आ के संग, अ का ई के संग, अ का उ के संग, ए का अ के संग, मतलब जितने भी स्वर हैं उनका किसी न किसी स्वर के साथ ही क्या होगा, मेल होगा, और इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि। अगर बात करें हम लोग व्यंजन संधि की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको हम व्यंजन में ही बताए थे कि कोई भी व्यंजन जब होता है तो ये अगर क की बात करें तो ये अपने आप में क्या होता है, पूर्ण नहीं होता है जब तक से इसके संग क्या स्वर न लगा हो। अगर रियल में क देखा जाए तो क के नीचे हलंत होगा या फिर क आधा ही लिखा हुआ दिखाई देगा, तो ये रियल में क है। जब इसके अ को हम लोग हटा देते हैं, अगर अ को इसके बीच में लाएंगे तो यहाँ पे क्या आता है, क प्लस में अ, यानी कि स्वर हर सबके साथ जुड़ा हुआ दिखता है व्यंजन में। तो इसी से हमारा व्यंजन का भी परिभाषा निकलता है। परिभाषा बनती कैसे है, जो पॉइंट होगा उस क्वेश्चन में वहीं से तो परिभाषा बन के निकलेगा, और कहाँ से निकलेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे हम संधि की ही बात करें तो इसका आखिर में यहीं पे क्यों कहा गया कि वर्णों के मेल को ही हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अगर ये चीज क्लियर होगा तब हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट याद ही नहीं करना पड़ेगा कि आखिर में संधि को क्यों कहते हैं, कि वर्णों के मेल को हम लोग संधि कहते हैं, या फिर स्वर संधि में क्यों स्वर से स्वर का मेल हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इसका सेम है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 अक्षर 2 वर्ण जुड़ के आपस में एक संपूर्ण वर्ण दिया है, यानी क्या हुआ, यहाँ वर्णों का मेल हुआ है। इसी तरीके से जब आगे भी जब संधि को पूरे डिस्क्राइब करके हम लोग पढ़ते जाएंगे आगे, तो वहां पे क्लियर समझ में आएगा कि वर्णों के आपस में मेल से कैसे बन रहा है। जैसे कि अगर दीर्घ की हम लोग बात करेंगे अभी आगे, अभी एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अ प्लस आ मिलकर भी क्या बनाएंगे, आ ही बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्णों का आपस में मेल हुआ।
तो इसी मेल को हम लोग क्या करते हैं, संधि करते हैं। क्लियर। उसी तरीके से अगर जब व्यंजन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो व्यंजन में हमको क्या दिखाता है, क में कि उसके संग पहले से अ छुपा हुआ है। तो जब अ छुपा हुआ है तो इसका परिभाषा क्या बनेगा कि ऐसा व्यंजन का व्यंजन से प्लस स्वर से मेल। समझ में आया कि यहाँ पे क्यों आया, कि एक तो व्यंजन के संग व्यंजन अगर जुड़ेगा तो व्यंजन संधि बनेगा ही, क्योंकि वो बात ही किसका कर रहा है, व्यंजन की। अगर उसके बाद लेकिन इसमें स्वर का भी रोल रहेगा, क्यों रहेगा वो अभी हम समझाएं, क्योंकि क के संग अ है, अ के संग ख के संग भी अ है, च के संग भी अ है, यानी कि स्वर तो उसमें पहले से है। तो वहां पे जब व्यंजन के संग स्वर का भी मेल होगा तब पर भी उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके आगे नीचे समझ लेते हैं विसर्ग संधि को, कि विसर्ग संधि किसको कहेंगे। अगर हम विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग संधि हम किसको कह सकते हैं, ठीक। तो यहां पे बताओ विसर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं, इसमें स्वर भी आते हैं, ठीक। जैसे विसर्ग में अगर हमको सब नहीं याद है तो कम से कम इतना तो याद है, अंग और अह, इतना तो याद है कि अच्छे ये विसर्ग में आते हैं, बचपन से पढ़े हैं, इसमें तो डाउट ही नहीं है। अभी सिर्फ इसी को रखते हैं, ठीक। अगर इसी को रखते हैं तो अंग और अह जब वर्ड को हम लोग उच्चारण करते हैं तो वहां पे कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, अंग जब बोलते हैं तो वहां पे अ भी आ रहा है, न भी आ रहा है, ठीक। यानी कि यहाँ पे भी क्या दिख रहा है हमको, स्वर भी दिख रहा है और व्यंजन भी दिख रहा है, और साथ में अपने आप में ये क्या है, विसर्ग है ही। तो यहाँ का परिभाषा क्या बनेगा कि विसर्ग संधि किसको कहेंगे, जब विसर्ग का क्या हो, व्यंजन, पहले स्वर लिख लेते हैं, स्वर से व्यंजन से प्लस, अच्छा इधर नहीं आ रहा है तो इसको इधर ही लिख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं ना यहाँ से, ठीक। अगर विसर्ग की बात करें हम तो विसर्ग में क्या आएगा कि विसर्ग संधि किसको कहेंगे, जिसमें स्वर भी आए प्लस व्यंजन भी आए, और प्लस में क्या है, विसर्ग तो होना ही चाहिए क्योंकि विसर्ग की बात ही कर रहा है। यानी कि इन तीनों से भी मिलके ये क्या बनता है, विसर्ग संधि। यानी कि विसर्ग के संग स्वर आएगा तब पर भी विसर्ग संधि बनेगा, विसर्ग के संग व्यंजन आएगा तब पर भी विसर्ग संधि बनेगा, अगर विसर्ग के संग विसर्ग आएगा तब पर भी विसर्ग संधि बनेगा। क्लियर। तो ये होता है परिभाषा। तो आप लोग अपने कॉपी में इसको परिभाषा के तौर पे खुद से लिखिए कि स्वर संधि किसको कहेंगे, स्वर संधि उसको कहेंगे जब आपस में दो स्वरों का मेल होगा। क्लियर। उसी तरीके से व्यंजन संधि को आप लोग क्या लिख सकते हैं परिभाषा के तौर पे, कि जब व्यंजन का संबंध व्यंजन और स्वर दोनों के साथ होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। उसी तरीके से जब विसर्ग की बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब विसर्ग का संबंध स्वर प्लस व्यंजन प्लस विसर्ग तीनों में से किसी के भी साथ हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर हुआ। अब हम लोग समझते हैं कि स्वर संधि में भी इसके कितने भेद होते हैं, और स्वर संधि जब आता है तो कैसे उसको किया जाता है, उसको हम लोग देखेंगे अभी अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग समझते हैं कि स्वर संधि के भेदों के बारे में, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या समझे कि संधि के कितने भेद होते हैं, उसको अच्छे से समझ लिए। कितने भेद होते हैं, 3, स्वर व्यंजन विसर्ग। क्लियर। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं उसमें से पहला वाला जो संधि था स्वर संधि। अब जब स्वर संधि की बात करेंगे तो आप जब को वर्णमाला जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको खुद समझ में आया होगा कि कितने तरीके के स्वर होते हैं, एक मूल स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर, ठीक। यानी कि स्वर के भी कई प्रकार थे, उसी तरीके से संधि के भी कई प्रकार देखने के लिए मिलेंगे स्वर संधि के, ठीक। तो जब स्वर संधि के कई प्रकार हैं तो वो टोटल कितने प्रकार, 5। और कई बार एग्जाम में आपसे सिर्फ यही पूछता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 5, और वहां से आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब पांचों की बात करेगा तो उसमें हम लोग समझते हैं कि पहला कौन होगा, दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, यड़ संधि या यादि संधि। अच्छा, ऐसे क्रम में लिखें तो इसका मतलब ये है नहीं कि यही एक क्रम है,
यहाँ पे आप अयादी को पहले लिख लीजिए, गुण को पहले लिख लीजिए, या फिर वृद्धि को पहले लिखिए, आपकी मर्जी है। ये मत सोच, आप लोग के दिमाग में क्या लगता है ना कि सर जिस फॉर्म में लिख दी, ये लगता है एक क्रम है, और आप लोग अब याद करने के लिए भी क्या करेंगे, एक क्रम में यूज करने लगते हैं। तो अपने आप को बांधिए मत, अगर किसी तरीके का कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं इसमें से, क्योंकि इसमें अभी समझने वाला क्या बात था कि स्वर के कितने भेद होते हैं, 5 तरीके के होते हैं, उसको समझ लिए हम लोग। अब इसमें से अब हम लोग को इम्पोर्टेंस क्या है, इन संधियों को समझना, क्योंकि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एग्जाम में संधि से क्वेश्चन कितने तरीके से पूछता है। तो सबसे पहले तो परिभाषा वाला जो बता दिए, तो वैसे टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। दूसरे टाइप का आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो कोई संधि विच्छेद दे देगा, और उसमें आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि ये किसका संधि विच्छेद है, और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे अगर विद्या प्लस आले की बात करें और नीचे विद्यालय दे दे, फिर उसी से रिलेटेड 4 ऑप्शन दे दे, तो उसमें से एक आपको चूज करना हो। या फिर आपको शब्द दे दे और बोल दे इसका क्या करिए आप, संधि विच्छेद करिए, ठीक। 2 चीज हुआ। तीसरा क्या पूछता है कि आपको वहां पे शब्द दे देता है और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा संधि है, ठीक। अब वहां पे वर्ड दिया, तो अब उसके रिलेटेड आपसे वो क्या पूछेगा, संधि पूछेगा कि कौन सा संधि इसमें है, दीर्घ है, गुण है, स्वर है, विसर्ग है या व्यंजन है। और इसमें संधि पूछने का भी तरीका उसका 2 होता है। एक आपसे एकदम डीप में पूछ सकता है ये कि दीर्घ संधि है कि स्वर दीर्घ है कि गुण है कि वृद्धि है कि अयादी है, एक ये आपसे पूछता है। और दूसरा आपसे क्या पूछता है, दूसरा आपसे ये डायरेक्ट पूछ देगा, जैसे एक सेंटेंस दे देगा और उससे रिलेटेड आपसे 4 ऑप्शन में डायरेक्ट आप वहां पे स्वर दे देगा, व्यंजन दे देगा, विसर्ग दे देगा, या इनमें से कोई नहीं, इस टाइप का ऑप्शन भी बनाता है, ठीक। तो अगर एक बार अगर हमारा इन सब पे कमांड बन जाए तो उसके बाद वो क्वेश्चन हमसे संधि विच्छेद करवा ले तब पर भी दिक्कत नहीं है। अगर हमसे सिर्फ आइडेंटिफाई करवा ले कि कौन सा संधि है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, और परिभाषा तो दिमाग में क्लियर होते चल ही रहा है। तो इससे हम लोगों को परेशान नहीं होना है, बस हमारा क्या होना चाहिए, हर चैप्टर पे कमांड होना चाहिए। उसके बाद एग्जामिनर क्वेश्चन कुछ भी पूछे उससे हमको क्या मतलब है, ठीक। तो आज हम लोग फिर अब समझते हैं पहले दीर्घ संधि को, ठीक। अगर हम दीर्घ संधि की बात करें कि दीर्घ संधि में होता क्या है और कैसे जानेंगे कि ये दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि का संधि विच्छेद क्या होता है, ये आप लोग अगर नोट कर लिए तो इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं, ठीक। तो जब दीर्घ संधि की बात करेगा तो इसका नाम ही कैसा दिख रहा है, दीर्घ, और दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या बन के निकल के आएगी कि जब सजातीय, सजातीय बोलने का मतलब क्या है, इसका मतलब कि सेम वाले, सजातीय का मतलब क्या होता है, जो हमारे सेम जात के हों। तो वहाँ पे रियल में जो कास्ट होता है उस पर नहीं जाना है। जैसे कि अगर हम बात कर लें जैसे अ और आ की, तो ये क्या है, एक जैसे दिखने वाले हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सजातीय कहा जाता है। समझ में आया, ये नहीं कि इससे अपना कास्ट को जोड़ के देखने लगना है कि कास्ट आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे कि जब सजातीय स्वरों का मेल हो तो क्या बनेगा, तो दीर्घ संधि बनेगा, ठीक। तो अब क्या बनता है हमारा, दीर्घ संधि बनता है। क्लियर, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जब सजातीय वर्ड का वर्ड किया है तो अब यहाँ पे समझते हैं कि कौन कौन से वर्ड ऐसे होते हैं जिनसे मिला के दीर्घ संधि बनता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल पे हम लोग समझते हैं कि अ प्लस अ जब मिले तब पर भी क्या बनेगा, आ बनेगा। अच्छा, अब इसके लिए एक तरीका भी बताएंगे जिससे देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि दीर्घ है या नहीं है, ठीक। उसके बाद अगर बात कर ले आ प्लस आ की, तब पर भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। अगर अ प्लस आ हो तब पर भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। एक केस और आएगा कि जब आ हो और अ हो तब पर भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। तो ये वर्ड आगे हो या ये वर्ड आगे हो उससे कोई मतलब नहीं। तो ये होता है हमारा क्या, दीर्घ स्वर संधि, कि जब सजातीय स्वरों का मेल होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ। इसका दूसरा तरीका आप लोग अपने कॉपी में लिखिए कि जब भी पहचानना होगा तो क्या देखना होगा हमको, जब शब्द के बीच में, शब्द के
मध्य में या बीच में, मध्य में आ जाए, बड़ी ई आ जाए और बड़ा ऊ आ जाए। अच्छा, वहां पे आपको आ ई ऊ तो दिखाई नहीं देगा, वहां पे आपका इसका क्या दिखाई देगा, मात्रा दिखे, मध्य में दिखे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीधे दीर्घ संधि कहते हैं। पहला इसका क्या करना है, हमको परिभाषा समझना है कि जब सजातीय स्वरों का मेल होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, दीर्घ संधि। लेकिन दीर्घ संधि का पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमको क्या करना है, पहचान ही तो करना है। तो जब पहचान की बात आएगी तो वहां पर हमको क्या देखना होगा कि जब शब्द के मध्य में आ ई ऊ दिखाई दे तो वो अपने आप में क्या हो जाते हैं, दीर्घ संधि हो जाते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे ई की बात करें तो ई कैसे बनता है, या तो ई प्लस ई हुआ होगा तब जाके बड़ा ई बना होगा, या फिर बड़ा ई प्लस छोटा ई ऐड हुआ होगा तब पर भी क्या बना होगा, बड़ा ई। अगर बड़ा ई और बड़ा ई दोनों मिला होगा तब पर भी क्या बना होगा, बड़ा ई। ठीक उसी तरीके से ऊ का भी है, तो उसको आप लोग समझने के लिए लिख सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट आपके लिए लाइन क्या है कि जब शब्द के मध्य में आ जाए, बड़ी ई आ जाए और बड़ा ऊ हो जाए तो आंख बंद सीधे टिक कर लेना है। और कौन सा टिक करना है कि दीर्घ संधि है। क्लियर। तो अब हम लोग कुछ दीर्घ संधि के एग्जाम्पल समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम लोग समझते हैं दीर्घ संधि के कुछ एग्जाम्पल की कैसे दीर्घ संधि को हम लोग पहचानेंगे। तो जो अभी हम बताए थे इससे पहले कि दीर्घ संधि को पहचानने के लिए हमको सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि शब्द के बीच में या तो क्या हो, आ की मात्रा हो, या बड़ी की हो, या बड़ा ऊ का हो, या फिर एक बड़ा री का भी आता है उसमें, लेकिन उसका बहुत ही कम आता है। तो वो बस एग्जाम्पल से ही हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि दो री भी मिलके क्या बनता है, एक बड़ा री बनता है। और जिसका हम लोग स्वर में तो यूज करते नहीं है, इसीलिए उसको बस यहीं पे समझ लेंगे कि बड़ा री की मात्रा जब आता है तो उसको कैसे करते हैं। ठीक। तो अगर अब ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग देख लें कि विद्यालय। अब विद्यालय को, अब इसमें एक चीज और ध्यान देना होता है संधि विच्छेद में। संधि विच्छेद में दो वर्णों का मेल तो होता है, पर जो संधि विच्छेद जो होता है वो हमेशा दो शब्दों को अलग करके ही किया जाता है। जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस बात को हमको दिमाग में रखना है कि जब संधि विच्छेद करें तो वहां पे उन दोनों शब्दों का अर्थ निकलता हो, बिना अर्थ के संधि विच्छेद नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल वाले से ही समझते हैं कि विद्यालय है, तो इसके दो पार्ट तो करने हैं, पर इसको वहां से तोड़ना है हमको जहां से इनके दो वर्डों का अर्थ निकले। ऐसा ना हो कि उसका अर्थ ही न निकले। तो अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो संधि अपने आप में गलत हो जाएगी, समझ में आए, और वो शब्द भी गलत हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपका संधि विच्छेद पे कमांड है तो आप वर्तनी का भी क्वेश्चन सही करते हैं साथ में, क्योंकि आपको पता है कि जब ई और ई मिलेगा तो वहां पे क्या बनना चाहिए, बड़ा ई बनेगा। ठीक। क्योंकि सबसे ज्यादा बहुत बार आपको बस यही एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा कि लघु उर्मी का सही रूप क्या होगा, तो आपको याद रखना है। अच्छा, संधि में ही अगर बात करें तो संधि भी दो तरीके से लिखा जाता है। जैसे अगर ये संधि है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि सन, और उसके बाद क्या लिखते हैं हम धी। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, पर वर्तनी की दृष्टि से जब हम लोग देखते हैं तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है और ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। कई बार ऐसा भी ऑप्शन आता है। ठीक। तो इस चीज को भी दिमाग में रखना है। अब हम लोग इसका संधि विच्छेद करना सीखते हैं कि कैसे। अच्छा, पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा किसी को भी। यहाँ पे आ की मात्रा दिखाई दिया, तुरंत हम लोग क्या बता दिए, दीर्घ है। यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे देखो बड़ी ही है, तो तुरंत समझ में आ रहा है कि ये क्या कौन सा है, दीर्घ संधि है। ठीक। तो अब इसको हम लोग संधि विच्छेद, अब विद्यालय है तो इसको संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या प्लस आलय। क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, विद्या प्लस आलय। अब यहाँ पे विद्या का भी अपने आप में एक अर्थ है और आलय का मतलब होता है घर। ठीक। तो जो विद्या का घर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्यालय। समझ में आया। अगर इसको अगर कहीं और से हम तोड़े तो यहाँ पे वर्ड नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे संधि बना कैसे, यहाँ से आया आ और यहाँ से आया आ, दोनों मिलके क्या बनाएंगे आ, और ये वर्ड हमारा आगे जाके क्या बन जाएगा,
विद्यालय। समझ में आया? उसके बाद अगर दूसरे वाले सेंटेंस की बात करें कि विद्यार्थी, तो यहां पे क्या है? विद्या प्लस अर्थी। ठीक, विद्या प्लस अर्थी। यहां पे भी दोनों शब्द का मीनिंग निकल रहा है, विद्या और अर्थी। अर्थी का मतलब ये नहीं होता, अर्थी का मतलब होता है उठाने वाला। ठीक है, अर्थी का मतलब होता है उठाने वाला। तो जो विद्या को उठाता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? विद्यार्थी। समझ में आया? ये मत सोचना कि अर्थी वो लेके जाना है लाश को, ठीक है, वो सब माहौल नहीं है। ठीक, यहाँ पे विद्यार्थी से इससे समझना है कि विद्या को उठा के वहां नहीं ले जाना, यहाँ पे रखना है, काम आएंगी यही। ठीक, तो विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे अगर देखें तो संधि विच्छेद कैसे बना, देखो यहां से आया आ और यहां से क्या आया आ, तब जाके ये क्या बना आ, और इससे और इस शब्द को ही क्या किया हम लोग? छोटा किए हैं, और छोटा करने के बाद कैसे लिख दिए? विद्यार्थी। क्लियर? उसके बाद अगर हम लोग बात करें देवालय की, तो देवालय का क्या होगा आप लोग खुद बताइएगा। अब हम लोग देखते हैं रविंद्र का। किसका देखते हैं? रविंद्र का। कि रविंद्र का क्या होगा संधि विच्छेद। तो यहाँ नाम दिख रहा है रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। तो यहाँ पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रवि प्लस इंद्र। ठीक, तो यहाँ से आएगा छोटा ई और यहाँ से भी आएगा कौन सा? छोटा ई, और ये मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ई। और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए। पहचानने में तो आपको बता तो रहे हैं, हर जितने भी स्वर संधि आते हैं या फिर इसके आगे व्यंजन और विसर्ग आएंगे, तो उसमें हम जो आपको तरीका बता देंगे कि आप क्वेश्चन देख के तो ये चीज तो तुरंत बता देंगे कि ये स्वर दीर्घ होगा या यण होगा या अयादी होगा। लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए? हो सकता है कि शब्द दे दे और बोल दे कि संधि विच्छेद करिए, तो हमको संधि विच्छेद भी आना चाहिए ना करने। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रविंद्र। क्लियर हुआ? इसका आया आंसर क्या आएगा? देव प्लस आलय हो जाएगा हमारा देवालय। ठीक, देव प्लस आलय। ठीक, उसके बाद कविंद्र की बात करें तो क्या आएगा यहाँ पे? कवि प्लस इंद्र। ठीक, किस तरीके कोई दिक्कत? ठीक, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे रवीश, भानुदेव, गुरुपदेश। ठीक, गुरुपदेश। उसके बाद लघुर्मी और पितृण, इनका संधि विच्छेद भी करके देखिए, क्योंकि ये तो क्लियर समझ में आ रहा है कि क्या है, दीर्घ संधि है। पर इसको क्या करना है अभी? अगर रवीश का संधि विच्छेद करना होगा तो क्या होगा? रवि प्लस ईस। तो इसका क्या हो जाएगा? रवि प्लस ईस। अच्छा, ये बड़ा कब आएगा छोटा कब आएगा? जब आप शब्द का उच्चारण करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। जहां पे ज्यादा समय लगेगा वहां पे बड़ी मात्रा, जहां पे छोटा कम समय लगेगा वहां पे छोटा। अब रवीश को ही बोल रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ई में समय ले रहे हैं ना, कि रवि रवीश, रवीश बोल रहे हैं, ई थोड़ा हमको ज्यादा समय लग रहा है, इसके वजह से यहाँ पे क्या आ गया? बड़ी मात्रा आएगी कि रवि प्लस ईस क्या हो जाएगा? रवीश। ठीक, अगर बात करें भानुदय की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भानु प्लस उदय। क्या हो जाएगा? भानु प्लस उदय। ठीक, उसके बाद गुरुपदेश की क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद। अब यहाँ पे भानु और उदय दोनों का मतलब है ना, भानु का मतलब क्या होता है? सूर्य, और उदय का मतलब क्या होता है? उगना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भानु उपदेश। रवीश का भी क्या हो जाएगा? रवि मतलब क्या होता है? सूर्य, और इस मतलब क्या होता है? देवता। ठीक, उसके बाद क्या, अगर गुरु उपदेश की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। गुरु प्लस उपदेश। गुरु का अपने आप में एक मीनिंग है और उपदेश का मतलब अलग मीनिंग है, कि जो उपदेश दे, जो गुरु उपदेश देते हैं उन्हीं को हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं? गुरु उपदेश। यहाँ से आपका एक अर्थी भी क्लियर होता है कि किसी एक सेंटेंस आपको दे दे, जैसे कि उनको जो गुरु उपदेश देते हैं उनको क्या कहेंगे? जो गुरु उपदेश देते, गुरु के उपदेश को क्या कहेंगे? तो गुरु उपदेश कहेंगे। समझ में? तो ये एक अर्थी पे भी काम करता है। तो संधि का बड़ा बड़ा रोल है, हर जगह काम आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। गुरु
प्लस वो, ठीक। उसके बाद अगर बात कर ले हम लोग लघु उर्मी की, तो इसका क्या होगा, लघु प्लस उर्मी, ठीक। क्या हो जाएगा, लघु प्लस उर्मी, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, लघु प्लस उर्मी। क्लियर हुआ। अगर पितृण की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, पितृ प्लस ऋण, तो यहाँ पे क्या आएगा पहले हमारा, पितृण, पितृ, हाँ पितृ प्लस ऋण, ठीक। पितृ प्लस ऋण, ठीक। अब ये क्या बनाएगा, पितृण। अब यहां पे ये क्या है, री की मात्रा, और ये भी क्या है, री है, और ये दोनों ही मिलने की वजह से क्या बना है, यहाँ पे बड़ी री की मात्रा लगा है, ठीक। बड़ी री का मात्रा, छोटी री, अगर बस केवल री की बात करें तो ये लगता है, अब री में ही बड़ा री और छोटा री होता नहीं है, बस वहां पे हमको बोलने में समय ज्यादा लगा, पितृण, री में हमको ज्यादा समय लग रहा है, तो जब री में ज्यादा समय लग रहा है तो इसीलिए एक और मात्रा यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है और उससे क्या खत्म है, बड़ी री समझने के लिए कह देते कि ये कौन सा री है, बड़ा री है, और वो हो जाता है हमारा कौन सा, पितृण। तो यहाँ सब हमको लगता है कि सबका दीर्घ संधि अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके आगे वाला संधि को हम लोग समझते हैं। अच्छा, अब वीडियो क्या हो रही है, लंबी हो रही है, तो इसको आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।